नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विदेश दौरे पर आज जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 14 फरवरी को करेंगे मंदिर का उद्घाटन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना है, बनकर तैयार हो गया है और अब 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूएई के दौरे पर जाएंगे। 14 फरवरी को अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यूएई में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारी लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले बारिश ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया है। बारिश की वजह से कार्यक्रम के समय को घटा दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करेंगे। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर यूएई का पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 7 गोपुरम और अनेक मूर्तियों को कलाकारी के साथ उकेरा गया। ये न केवल देश में सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध को भी मजबूती देने में काफी अहम योगदान देता है। इस मंदिर में लगभग 2000 से 5000 भक्तों के मंदिर में आने की उम्मीद है। जम्मू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने फिर भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में समन। पीएमएलए के तहत फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया समन। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कल बुलाया। प्रवर्तन निर्देशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों की माने तो समन में अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होना है। 2022 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र दायर करने वाले प्रवर्तन निर्देशालय ने अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है। 3 बार के मुख्यमंत्री ने 2019 में भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था और अब एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएमएलए के तहत फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया है समन। जम्मू से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने फिर भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में समन भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएमएलए के तहत फारूक अब्दुल्ला को यह समन भेजा गया है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निर्देशालय ने आज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो समन में अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। 2022 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र दायर करने वाले प्रवर्तन निर्देशालय ने अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है। 3 बार के मुख्यमंत्री ने 2019 में भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी, जहां ईडी ने एक बार फिर उनको समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। एमएलए के तहत फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा गया है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने फिर समन भेजा है और लगातार कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है। ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है देश में। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में राजनीति में एक बड़ा चेहरा फारूक अब्दुल्ला, उन्हें भी ईडी ने समन भेजा है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं की आज से शुरुआत। मदरसा परीक्षाओं के लिए बनाए गए 509 केंद्र 2 पालियों में संचालित होगी मदरसों की परीक्षाएं। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में कराई जाएगी परीक्षाएं। इंदिरा भवन में कंट्रोल रूम में होगी मॉनिटरिंग। चेयरमैन इफ्तिखार जावेद करेंगे औचक निरीक्षण। नकल विहीन परीक्षाओं के लिए केंद्रों का दस्ता करेगा मुआयना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि केंद्रों से मॉनिटरिंग करी जा रही है। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं की आज से शुरुआत हो गई है। मदरसा परीक्षाओं के लिए बनाए गए 509 केंद्र 2 पालियों में संचालित होगी मदरसे की परीक्षाएं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर फोर्स तैनात। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। सिंघू बॉर्डर में बैरिकेडिंग, बॉर्डर को भी किया गया सील। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और उससे पहले तैयारियां देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी तरह किसान दिल्ली की सीमा तक ना पहुंच पाए, इसके कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूरी तरह से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। फ्लाईओवर के नीचे के रास्तों को ब्लॉक किया गया है। हालांकि फ्लाईओवर के ऊपर से आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन फ्लाईओवर के नीचे से जहां किसान जिन रास्ते से जाएंगे या फिर जहां उन्हें रोका जा सकता है, जाम न लगे किसानों के इस प्रदर्शन से, इसके लिए तैयारी करी गई है। फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी तरह से किसानों को रोकने के लिए तैयारी पूरी है। फोर्स लगा दी गई है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई और बैरिकेडिंग भी आप देख सकते हैं, एक बैरिकेडिंग नहीं है, यहाँ पे एक लेयर की बैरिकेडिंग नहीं है। कटीले तार भी लगाए गए हैं और भारी भरकम डिवाइडर लगाकर पूरी तरह से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना आए, इसके लिए भी सड़क पर कीले बिछा दी गई है और अवरोध पैदा करे गए हैं। कंक्रीट से भी रास्तों को ब्लॉक किया गया है। इससे पहले 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान एकजुट हो गए थे। राशन पानी लेकर 6 महीने का राशन पानी लेकर गए थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त तक वो किसान डटे रहे थे, जब तक सरकार ने अपनी किसानों की मांगे नहीं सुन ली, पूरा नहीं कर लिया। 3 नए कृषि कानून पर रोक नहीं लगा दी, तब तक किसान डटे रहे। कई दौर की उस दौर में भी वार्ता हुई थी और इस बार भी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले इस तरह की किसानों का जो विद्रोह देखने को मिल रहा है, किसान जिस तरह से नाराज है और अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय है सरकार के लिए। इस तरह से 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और किसान को पीछे हटना पड़ा, किसानों के आगे झुकना पड़ा।
इसी को देखते हुए किसानों ने एक बार फिर दिल्ली का रास्ता अपनाया है। दिल्ली के लिए कूच करते हुए नजर आ रहे हैं ये किसान। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के साथ ही 3 नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के साथ ही एमएसपी और गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी जैसे कई ऐसे वादे थे जो सरकार ने किए थे। आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा और जल्द आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी, लेकिन अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता चरणजीत सिंह कोहली जुड़ चुके हैं। चरण, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जो रास्ते ब्लॉक करे गए हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या इंतजाम करे गए हैं पुलिस की तरफ से? हेलो जी चरणजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चरणजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी। क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है किसानों को रोकने के लिए? वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उससे पहले क्या कुछ प्रशासन द्वारा तैयारी है? इस समय हम शंभू बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो किसानों का काफिला आना शुरू हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जो ट्रैक्टर है किसान लेकर वहां पहुंच रहे हैं और पूरे साजो सामान पूरी तैयारी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी से ये कूच शुरू हो चुका है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शंभू बैरियर है, जिसको पार करके किसान दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे और लगातार 10 बजे का टाइम दिया गया था। भारी संख्या में किसान इस समय शंभू बॉर्डर के ऊपर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो तस्वीरें अब शुरू हुई हैं, राजपुरा जो स्टेशन है जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसके कुछ ही किलोमीटर पीछे सरहद है। सरहद बाईपास के ऊपर ये ट्रैक्टर सभी खड़े हुए हैं और 10 बजे इनको कहा गया था कि 10 बजे का आदेश है, उसके बाद ये शंभू की तरफ कूच करेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो फिलहाल सीधे ही तस्वीरें हैं जो सीधी अब शंभू के लिए किसान निकल पड़े हैं। तो लगातार जो देख सकते हैं आप कि ये रास्ता पुलिस द्वारा बंद भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तस्वीरें हम देखना चाहेंगे चरणजीत, किस तरह से रास्तों को रोका गया है और जो पुलिस द्वारा तैयारी करी गई है, साथ ही उनको निर्देश क्या दिए गए हैं, ये भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, ये दिल्ली जाने के लिए जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं उनके लिए जो डाइवर्ट रूट किए गए हैं उसकी एक तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पटियाला पुलिस मौजूद है और पटियाला पुलिस इन रास्तों के ऊपर लोगों को जाने से रोक रही है, क्योंकि आगे रास्ते बंद हैं। तो जो डाइवर्शन रूट है उसके ऊपर लोगों को जाने के लिए ये रास्ता बता रहे हैं। तो आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि पीछे गाड़ियां जो लगातार अमृतसर साइड से और कहीं और पंजाब के कई शहरों से जो गाड़ियां लगातार दिल्ली की तरफ जा रही हैं, उनको इस रूट पर रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ से रूट जो है वो डिवाइड कर दिया गया है और बदल में रूट के तरफ लोगों को भेजा जा रहा है। इस बीच किसान जो है वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लगातार जो ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। जी चरणजीत, यहाँ पर हम तस्वीरों में आम लोगों को भी देख पा रहे हैं, किसानों की गाड़ियों को भी देख पा रहे हैं। आम लोगों को किस रास्ते से भेजा जा रहा है और जब किसानों को रोका जा रहा है तो वो कौन से रास्ते से जा रहे हैं? क्या कोई रास्ता पहले से किसानों ने निर्धारित किया था कि हम इसी रास्ते से जाएंगे जिसे ब्लॉक किया जा रहा है? अगर ये रास्ते ब्लॉक होते हैं किसानों को रोकने के लिए, तो किसान कौन सा रास्ता अपनाएंगे? बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा, आम लोगों की परेशानी की बात करें तो आम लोग तो कल से ही परेशान हो रहे, क्योंकि 13 तारीख का तो ये जो आह्वान था, लेकिन 10 तारीख से ही अंबाला पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आम लोगों को तो पिछले 3 दिनों से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़नी है या कोई और अन्य जरूरी काम के लिए जाना है, उनको जो रूट डिवर्ट किया गया है वो भी काफी लंबा है, क्योंकि 2-3 घंटे का फर्क पड़ेगा। आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। इसके साथ ही जो किसान है, किसान शंभू की तरफ से ही एंट्री करना चाहेंगे और दूसरा जो रास्ता है वो है पात्रा और कनौरी, वो भी उस रास्ते पर भी भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। तो कई छोटे छोटे रास्तों पर भी किसानों की तरफ से तैयारी की गई है। किसी भी तरीके दिल्ली जाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो किसान जाने के लिए इस समय तैयार बैठे हैं। जी चरणजीत, किसानों की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछली बार 6 महीने का राशन और सामान लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे थे, इस बार क्या तैयारी है? कितना सामान लेकर जा रहे हैं? कितने महीनों के लिए प्रदर्शन की तैयारी है किसानों की? बिल्कुल, पिछली बार की जो तैयारी की बात की जाए तो अगर सरकार की बात करें तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं नाकाम रहा था। उन्होंने भी सीख लिया और उसी के साथ किसानों ने जो 1.25 साल का संघर्ष किया था, तो उन्होंने भी जैसे जैसे संघर्ष में जिस सामान की जरूरत पड़ी, उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसको अपने पास लाया। लेकिन अब
जब इनको मालूम है कि सरकार किसी बात पर निर्णय नहीं ले पा रही, तो अब ये पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। इसमें जनरेटर भी है, खाने का पीने का भी सामान है, और कहा जा रहा है कि 2 महीने का कम से कम राशन जो किसान अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चरणजीत, मौसम हमने देखा कि अब बदल गया है, अब बारिश आएगी, फिर गर्मियों की शुरुआत होगी, सर्दियां तो खत्म हो गई, लेकिन अगर बात करें 3 नए कृषि कानून के विरोध में जब किसानों ने प्रदर्शन किया तो सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में ही डटे रहे थे किसान। और इस बार भी जो तैयारी है तो इसको देखते हुए क्या प्रशासन के अंदर कोई डर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है? बिल्कुल, सरकार ने जो रात की मीटिंग हुई है, देर रात ये मीटिंग चली है, फिलहाल इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो इस मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने एक बार फिर कहा था कि किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला है, अगर किसान बातचीत से मसला हल करना चाहें। लेकिन किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो लिखती रूप में जो उनकी मांगे हैं सरकार नहीं मानती, तब तक वो ये संघर्ष को डिले नहीं करेंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जिस तरह के सामान की बात की जा रही है, तो सामान किसान अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनके पास तरपाले हैं और खाने पीने का जो भी जरूरी सामान है वो सभी उनके पास है, और कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई की तरफ ही बात जाती नजर आ रही है। अगर सरकार ने जल्द इसके ऊपर फैसला ना लिया तो लगता है ये संघर्ष लंबा भी चलेगा। चरणजीत, सरकार बार बार यही कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब किसान पहुंचते तो क्या बातचीत होती है? क्योंकि किसानों का आरोप है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं। बिल्कुल, कमेटियां बनाई गई थी पिछले संघर्ष में भी, ये जो मांगे हैं पिछले संघर्ष में भी शामिल थी, लेकिन उस समय जो 3 कानून बने थे उनको रद्द करवाने का जो अहम मुद्दा था, 3 कानून रद्द करवाने हैं। इसके बावजूद ये मांगे, एमएसपी की मांग हो वो भी थी, किसानों के ऊपर जो कर्जा माफी है उसकी भी बात की गई थी, और इसके साथ ही जो पिछली सरकार संघर्ष के दौरान किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए हैं उनको भी रद्द करवाने का मामला, ये अहम मुख्य मांगे थी जिनको लेकर कमेटियां बिठाई गई थी। लेकिन किसानों का इस मीटिंग के दौरान यह कहना था कि कमेटी हर बार बैठती है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी उन पर फैसला नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ समय बढ़ाना चाहती है। और आपने जो बात कही है लोकसभा चुनाव, बिल्कुल लोकसभा चुनाव भी सिर के ऊपर है, सरकार को कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। चरणजीत, पिछली बार हमने देखा था जब किसानों ने प्रदर्शन किया तो उस वक्त सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी, और यही क्या वजह है कि इस बार भी किसान प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे? क्योंकि 2 साल हो गया है, आश्वासन तो दिया था सरकार ने, मांगे पूरी नहीं करी, और क्या लगता है कि दिल्ली के बॉर्डर को घेरेंगे तो क्या सरकार जागेगी? और चुनाव भी है, वरना जो किसान है बड़ी संख्या में है और वो तख्ता पलट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि उस तरफ भी अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी 15,000 के करीब जवान तैनात किए गए हैं, और इधर जो किसान है वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो तनाव की स्थिति तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार जिस तरह से इनके साथ बातचीत कर रही है, रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा, तो टकराव की स्थिति तो बनी हुई है। ये तो देखना होगा कि हालात किस प्रकार के बनते हैं, क्योंकि ना तो किसान मान रहे हैं और ना ही सरकार तो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन किसानों की ये एक ही बात कह रही है कि जब तक लिखित रूप में उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। जी चरणजीत, अगर बॉर्डर्स की बात करें तो तीनों बॉर्डरों को बंद किया जा रहा है, वहां पे बैरिगेटिंग करी जा रही है, आम लोगों के लिए रास्ता अलग छोड़ दिया गया है, एक लेयर नहीं मल्टी लेयर की बैरिगेटिंग करी जा रही, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कीले लगाई जा रही है। तो जो तैयारी है ये क्या सिर्फ बॉर्डरों पे है या फिर जो बॉर्डर तक जाने वाला रास्ता वहां पे भी बीच बीच में बैरिगेटिंग से चेकिंग करी जा रही है? नहीं, बिल्कुल, ये तो अभी फिलहाल बॉर्डर की तस्वीरें हैं। 6 तरह की लेयर लगाई गई हैं, उसके बाद कटीली तारें भी लगाई गई हैं, और उसके अलावा जो बड़े बड़े नुकीले जो पाइप्स लगाए हुए हैं सड़कों के ऊपर वो भी सरकार की तरफ बिछाए गए हैं। और कल की बात करें, जैसे आपने सवाल पूछा था कि सरकार की क्या मंशा है, तो सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो भी साफ दिखती है, क्योंकि कल मॉक ड्रिल भी की गई थी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, सिर्फ एक ट्राई के रूप में कि कल अगर किसान आते हैं तो उनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है फिलहाल तो तनावपूर्ण बनी हुई है। चरणजीत, क्या आपने किसानों से बात करी, उनका क्या कहना है? जो सरकार द्वारा तैयारी करी जा रही है उन्हें रोकने के लिए, वो आगे की क्या रणनीति बना रहे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी चरणजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी 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 बिल्कुल जी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपने किसानों से बात करी, किसानों का क्या कहना है इन तमाम इंतजाम को देख के, सुरक्षा को देख के, क्योंकि 2 दिन पहले से ही तैयारियां जोरों से चल रही थी रास्ते को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर। किसानों से बात भी हुई है। किसान एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि लिखित रूप में उनकी मांगे मानी जाएं, सरकार किसी प्रकार के भी प्रबंध कर ले, वो दिल्ली तक जरूर जाएंगे। अगर मांगे नहीं मानेगी तो किसी भी अड़चन, परेशानी, दिक्कत को किसान नहीं मान रहे। वो बोलते हैं कि सरकार जिस तरह मर्जी तैयारी कर ले, किसान दिल्ली की तरफ अगर बढ़ेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। तो ये इस समय के जो हालात है। जी जी चरणजीत, हम चाहेंगे कि आप हमें वो तस्वीरें भी दिखाएं कि पीछे आपके बैरिकेडिंग लगाई गई है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, चेक करके जाने दिया जा रहा है कि आम लोग हैं, किसान हैं, लेकिन क्या यहाँ पर किसानों को रोका भी गया है? वो किस रास्ते से निकल रहे, क्या उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर रुकी हुई हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर जो है ये अमृतसर रोड, सीधा अमृतसर नेशनल हाईवे 1 माना जाता है जी। और ये सीधा अंबाला और दिल्ली की तरफ जा रहा है ये रोड। तो यहाँ से लोग, जहाँ पटियाला पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है, ये लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि इस रूट पे अगर ऊपर जाएंगे तो आगे जाके रास्ता बंद है, कहीं काफी दूर जाके उनको वापस आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरा जो रूट है, ये मेरे साथ आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो गाड़ी आ रही है और ये ट्रक है, ये साथ ही साथ जो लेन जा रही है ये चंडीगढ़ की तरफ है। आगे जाके एक चौक आएगा, चौक के साथ ही अगर चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए जो रास्ता बनाया गया सरकार की तरफ से, वो रास्ता ये है। पर ये आप देख सकते हैं कि इस रूट के ऊपर हिमाचल, उत्तरांचल और कई बसें आती जाती हैं, जो पैसेंजर जाते हैं इसी रूट से दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को इस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोग परेशान हो रहे हैं, और क्योंकि उनको मालूम भी था कि आज के दिन, वैसे पहले से एक बात और भी बता दूं कि पहले से आम दिनों से ये जो ट्रैफिक है काफी कम है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं क्योंकि जरूरी कामों के लिए जिन्होंने जाना है वो तो जाएंगे। लेकिन परेशानी का जो बात है तो लोगों को भारी परेशानी का, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट है वो लंबा भी है और लोगों को पहुंचने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। जी चरणजीत, अगर इन बॉर्डर्स की बात करी जाए, आप जहां पे मौजूद हैं, अगर यहीं की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो जाते हैं और जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम करे गए हैं प्रशासन द्वारा? बिल्कुल, परेशानी तो देखो, मैंने आपको बोला ये कि फिलहाल तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, क्योंकि अब किसान इस बात से भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई दूसरी प्रदेश के जो किसान जत्थेबंदी है उनके भी समर्थन इन किसानों को मिला है और उनको कहीं ना कहीं वहां पे नजरबंद किया गया। तो एक तरफ किसान कहते हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता बता रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, दूसरी तरफ उनके साथ जो समर्थन करने वाले हैं या दूसरे जो जत्थेबंदियां हैं उनको नजरबंद क्यों किया गया? तो 300 के करीब जो किसान नेता उनको भी नजरबंद कर दिया गया, उनको उनके प्रदेशों से निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आंध्रा से, तमिलनाडु से और कर्नाटका से भी यही खबरें आ रही कि लोग इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आना नहीं दिया जा रहा। तो एक बड़ी जो बात इस समय जो निकल के आ रही है, किसान शंभू की तरफ कूच कर रहे हैं और जब इकट्ठे होंगे और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए और हमें अपडेट देते रहिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता चरणजीत कोहली जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। किसानों का क्या कहना है? किसान डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती, जो आश्वासन दिया गया था, जो वादे किए गए थे, वो लिखित में पूरे नहीं किए जाते, तब तक ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं और दिल्ली के लिए कूच करते हुए अब किसान नजर आ रहे हैं। और अगर प्रशासन की बात करें, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। उनकी कोशिश यही है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, 6 लेयर की, मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग करी गई है, कटीले तार से लेकर कीले तक लगाई गई है, बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं ताकि ट्रैक्टरों को रोका जा सके, किसानों के उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जा सके। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये तैयारी देखने को मिल रही है। दिल्ली बॉर्डर के पहले ही सभी किसानों को रोका जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी पीएससी ने एआरओ परीक्षा में आंतरिक जांच शुरू की। बीते रविवार को हुई थी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा में जांच के आदेश।
आयोग की कमेटी और एसटीएफ करेगी जांच। परिश्रम है आयोग ने आंतरिक जांच के दिया आदेश। पेपर लीक की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी की गई गठित। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक का किया था दावा। अभ्यर्थियों के दावे को लेकर आयोग जांच करेगा। पेपर लीक की शिकायत की यूपी एसटीएफ भी जांच करेगी। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आयोग ने एसटीएफ से जांच करने के लिए शासन को लिखा पत्र। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत को लेकर की बैठक। राहुल की यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी होंगी शामिल। 19 फरवरी को राहुल के साथ प्रियंका भी यात्रा में होंगी शामिल। प्रियंका गांधी साथ ही जनसभा कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। यात्रा को सफल बनाने में जुटेगी कांग्रेस। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी जुटेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की अगुवाई में की गई बैठक। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफी तैयारियां करते हुए दिख रही है। जगह जगह जाते हुए ये यात्रा नजर आ रही है। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है अमेठी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत को लेकर यह बैठक करी गई है। जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है। राहुल की यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 19 फरवरी को राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। इस जनसभा में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। तब अमेठी पहुंचने वाली 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें प्रियंका गांधी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, वो भी पहुंचेंगी, जनता को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था एक वक्त पर। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। भव्य स्वागत के लिए तैयारी करी जा रही है। जनता को एकत्र करने के लिए तैयारी करी जा रही है। इसे सफल बनाने के लिए तैयारी करी जा रही है। 19 फरवरी को राहुल के साथ प्रियंका गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। जनता से रूबरू होते हुए, संबोधित करते हुए, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे दोनों। एक बार फिर अमेठी से हुंकार भरते हुए राहुल प्रियंका नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विजय, पूरी जानकारी चाहेंगे। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी उनके साथ अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। ये जानकारी कल बैठक हुई थी। बड़े पैमाने में कांग्रेस इकट्ठा हुए थे, जिसमें दीपक सिंह एमएलसी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में धारा 144 लागू कर दी गई अमेठी में, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और जनपद के पूरे जितने कांग्रेसी सब इकट्ठा रहेंगे। जी, प्रियंका गांधी भी विजय इस यात्रा में शामिल हो रही है, जनता को संबोधित करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। उससे संबंधित क्या जानकारी है? जब राहुल प्रियंका एक साथ अमेठी में नजर आएंगे तो किस तरह का माहौल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें राहुल और प्रियंका जब साथ में रहेंगे तो यहाँ की जितनी कांग्रेसी है पूरा अमेठी कस्बे में, और जितने यहाँ कांग्रेसी जनता है सबके दिल में एकदम खुशी की लहर होगी। और यहाँ भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन भी अपनी मदद कर रही है। हर जगह लगे हुए हैं कि ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो। धारा 144 लागू हुई अमेठी में। जी विजय, कैसी स्थिति नजर आ रही है अमेठी में कांग्रेस की? क्योंकि एक वक्त पर गढ़ माना जाता था, लेकिन इस वक्त भाजपा के पास है अमेठी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कांग्रेसियों के चेहरे पे एकदम खुशी की लहर आ रही है कि प्रियंका और राहुल भी दोनों साथ में आ रहे हैं। और जब से चुनाव राहुल गांधी हारे हैं तब से दूसरी बार अमेठी आ रहे हैं। अमेठी आने पे सबके कांग्रेसियों के चेहरे पे एकदम खुशी की लहर आ रही है। अमेठी की जनता का क्या कहना है? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तभी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के बड़े चेहरे उनके बीच आते हैं, लेकिन ऐसे गायब रहते हैं। क्या वो इससे संतुष्ट है कि कभी कभी आते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कुछ तो जनता के विचार तो ऐसा आ रहा है कि मतलब कि जब कांग्रेस का कोई चुनाव आता कुछ आता तभी बड़े नेता चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका तभी आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी, तो इसके लिए नाराजगी तो है, लेकिन कांग्रेसियों में कुछ खुशी भी है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विजय मिश्रा जुड़े हुए थे। दंतेवाड़ा में चलाया गया लोन बर्राटू अभियान, एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। लोन बर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी मलंगेर एरिया कमेटी के गोंडेरास पंचायत और दक्षिण बस्तर डिवीजन के पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत पूर्ववर्ती पंचायत में सक्रिय थे। ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बताए जा रहे हैं, जहां बर्राटू अभियान चलाया गया और एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा में लोन बर्राटू अभियान चलाया जा रहा है। एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने इस अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। लोन बर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी सफलता है प्रशासन की। आत्मसमर्पित माओवादी मलंगेर एरिया कमेटी के गोंडेरास पंचायत और दक्षिण बस्तर डिवीजन के पामेड़ एरिया कमेटी में पूर्ववर्ती पंचायत में सक्रिय बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित पुन्ना पंचायत DAKMS अध्यक्ष और रिवाली पंचायत DAKMS उपाध्यक्ष नक्सली बंद सप्ताह के दौरान रोड खोदकर मार्ग अवरोध करने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने के घटनाओं में शामिल थे। लोन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 171 इनामी माओवादी सहित कुल 672 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी सफलता है इस अभियान की, जिसके तहत कई माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में लोन बर्राटू अभियान का असर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, लोन बर्राटू अभियान का असर देखने को मिल रहा है। अब तक कई इनामी माओवादी और तमाम माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इससे किस तरह से देखते हैं? कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कृष्णा, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 171 इनामी माओवादी सहित कुल 672 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली बैनर पोस्टर लगाने में ये तीनों शामिल थे और इस तरीके के काम को अंजाम दिया करते थे और अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लोन बर्राटू अभियान की बड़ी सफलता देखने को मिल रही है दंतेवाड़ा में, जहां एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये तीनों रोड खोदकर मार्ग अवरोध करना, नक्सली बैनर पोस्टर लगाने जैसी तमाम घटनाओं में शामिल थे। लोन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 171 इनामी माओवादी सहित कुल 672 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली घटनाओं में शामिल लोग अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और नए सिरे से अपने जीवन शुरू करने की शुरुआत कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा मंडल जुड़ चुके हैं। कृष्णा, लोन बर्राटू अभियान की बड़ी सफलता देखने को मिल रही है, जहां लगातार माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां लोन बर्राटू अभियान के तहत जो माओवादी हैं वो आत्मसमर्पण कर अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, नक्सलियों के नापाक मंसूबों को किया नाकाम। माओवादियों द्वारा लगाया गया था 3 किलो का IED। CAF, CRPF और थाना अरनपुर की संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिली, जहां सड़क सुरक्षा में निकाली गई थी टीम। BDS टीम द्वारा डिस्पोज की गई IED। अरनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां IED को डिस्पोज कर दिया गया है। बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, जहां नक्सलियों के माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है सुरक्षा बलों ने। थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत अरनपुर से कोटाली जाने के रास्ते में
कोटाली मुख्य बाजार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर आईडी लगाया गया था जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त आईडी की पहचान कोटाली सीएफ टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरनपुर और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी अरनपुर के बीडीएस टीम द्वारा जाकर मौके से आईडी को बरामद किया गया और आईडी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की इस नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया है। माओवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। माओवादियों के द्वारा 3 किलो का आईईडी लगाया गया था। सीएएफ, सीआरपीएफ और थाना अरनपुर की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में सड़क सुरक्षा में निकाली गई थी टीम। बीडीएस टीम द्वारा डिस्पोज किया गया है यह आईईडी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस आईईडी को डिस्पोज किया गया है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आईईडी को ब्लास्ट किया गया, डिस्पोज किया गया। 3 किलो का ये आईईडी था और कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सड़क सुरक्षा के तहत निकाली गई थी टीम। जहां टीम ने इस आईईडी को समय पर देखकर डिस्पोज किया। लगातार नक्सल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितना भयंकर धमाका हुआ और इसमें कोई अनहोनी भी हो सकती थी। हालांकि समय रहते ही इसे सर्च कर इसको डिफ्यूज कर दिया गया, इसे ब्लास्ट कर दिया गया और किसी अनहोनी को टाल दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।